है, ये समझे एक केमिकल्स हैं और ये वर्क करते हैं एज अ मिलिट्री मैसेज की तरह कि भाई ये सबको जाके मैसेज देते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर खतरा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो जल्दी बीमार हो जाता है? थोड़ा बहुत बाहर का खा ले या फिर थोड़ा सा बारिश में बाहर चला जाए, उसे फीवर हो जाता है, फ्लू हो जाता है। अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे पास कुछ ऐसे इंसान होते हैं जो कि जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और कुछ माशाल्लाह से ऐसे होते हैं जो कि काफी टाइम गुजरने के बाद भी सेहतमंद ही रहते हैं। ऐसा किस वजह से होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ अवर इम्यूनिटी। जैसे कि किसी कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्मी होती है ना, वैसे ही हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम है। कोई भी बैक्टीरिया आया, कोई भी वायरस आया जो कि हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है, हमारी बॉडी का ये डिफेंस मैकेनिज्म उसके खिलाफ लड़ेगा और उसे किल कर देगा। अब इम्यून सिस्टम हमारे पास दो तरह का होता है। एक को कहा जाता है इनेट इम्यून सिस्टम, दूसरे को कहा जाता है एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो कि बर्थ से ही हमें मिला हुआ होता है। जैसे ही हम पैदा हुए तो वो हमारे अंदर मौजूद होता है और ये नॉन स्पेसिफिक होता है। मतलब कि बैक्टीरिया आया या फिर डस्ट पार्टिकल आया, ये नहीं देखेगा कि कौन सा खतरनाक है, बस ये उसे किल कर देगा और उसे हमारी बॉडी में आने नहीं देगा। दूसरा है हमारे पास एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम हमारे पास स्पेसिफिक होता है और ये बर्थ के बाद डेवलप होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही जैसे ही हमारा एक्सपोजर होता जाता है बैक्टीरिया से, वायरसेस से, तो हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप करती रहती है जिसे हम एडेप्टिव इम्यून सिस्टम कहते हैं। और ये स्पेसिफिक होता है और पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। किसी पर्सन का कैसा इम्यून रिस्पॉन्स होगा तो किसी का कैसा इम्यून रिस्पॉन्स होगा। इतना समझ गए? आज हम देखेंगे कि भाई किस तरह से हमारा एडेप्टिव इम्यून सिस्टम या फिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करता है। अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई आखिर थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस काम किस तरह से करता है। तो आज हम इसे बिल्कुल इजी वे में समझेंगे। तो सिंपल बेटा, एडेप्टिव इम्यूनिटी आपके पास आफ्टर बर्थ होती है और ये स्पेसिफिक होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी आपके पास दो तरह की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में भी दो टाइप्स आ जाते हैं, एक्टिव और पैसिव, और आर्टिफिशियल में भी दो टाइप्स आ जाते हैं, एक्टिव और पैसिव। नेचुरल एक्टिव हमारे पास हम किसे कहेंगे कि भाई सिंपल नेचुरली कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया और हमारी बॉडी ने उसके खिलाफ एक सोल्जर तैयार कर दिया जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब वो फाइट करेगा उस एनिमी के खिलाफ और उसे किल कर देगा। इसे हम क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। दूसरी है हमारे पास, और इसमें एनर्जी यूज होगी। दूसरी है हमारे पास नेचुरल पैसिव। नेचुरल पैसिव जैसे कि हमें नेचुरली ही एंटीबॉडी बनी बनाई मिल जाए, जैसे कि मदर के मिल्क से। मदर के मिल्क में मौजूद होती है IgA, इम्यूनोग्लोबिन A, जो कि हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। देन आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एक्टिव हमारे पास जैसे कि वैक्सीन हो गई। इसमें होता क्या है कि हमें एटेन्यूएटेड फॉर्म में एंटीजेंस दी जाती हैं। अब एंटीजन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। हमें एंटीजेंस दी जाती हैं। अब ये क्या है? एक फॉरेन पार्टिकल है जो हमारी बॉडी में आ गया। अब उसके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव कहते हैं कि आर्टिफिशियली बाहर की कोई चीज दी गई, अब उसके खिलाफ हमारी बॉडी ने एक सोल्जर तैयार कर दिया, तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव। और इसमें एग्जांपल आ जाती है वैक्सीन्स की, और इसमें एनर्जी यूज होती है। एक्टिव मींस एनर्जी यूज, पैसिव मींस नो यूज ऑफ एनर्जी। देन आर्टिफिशियल पैसिव। आर्टिफिशियल पैसिव में हमें बनी बनाई एंटीबॉडी मिल जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव कहते हैं। अब देखते हैं कि ये एडेप्टिव इम्यूनिटी आखिर काम किस तरह से करती है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी वे में समझेंगे बेटा। इसको इस तरह से समझेंगे कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी एक किंगडम की तरह है। अब उस किंगडम में बड़ी बड़ी वॉल्स हैं, लोग रहते हैं, सिटीजन्स हैं, सोल्जर्स हैं। अब एक दिन क्या होगा कि भाई कई सारे एनिमीज उस किंगडम पे अटैक करेंगे। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, पैरासाइट हो गया, उन्होंने अटैक कर दिया किंगडम पे। अब जो किंगडम की बड़ी बड़ी वॉल्स हैं वो उन्हें रोकेंगी अंदर आने से। जैसे कि हमारी बॉडी में स्किन, म्यूकस और टीयर्स रोकती हैं
बैक्टीरियाज और वायरसेस को, और इसे हम कहते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब क्या होगा कि कई सारे एनिमीज तो वहीं रुक गए, पर कुछ एनिमीज किंगडम के अंदर एंटर हो गए। अब जैसे ही वो एंटर हुए तो हमारे किंगडम के अंदर सोल्जर्स मौजूद है जो कि उनके खिलाफ फाइट करेंगे। तो भाई हमारे सोल्जर्स ने उनके खिलाफ फाइट की और कई कई सारे एनिमीज को वहीं पर ही स्टॉप कर दिया। और हमारी बॉडी के अंदर ये जो सोल्जर्स हैं वो कौन से हैं, जैसे कि मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, और मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स क्या है हमारे पास, डब्ल्यूबीसीज हैं। डब्ल्यूबीसीज और इम्यूनिटी, इम्यूनिटी आए तो डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसीज आए तो इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में जो सेल्स वर्क करते हैं वो कौन से हैं हमारे, व्हाइट ब्लड सेल। ये बात आपने अपने जहन में बिठा देनी है। अब भाई मैक्रोफेजेस ने उनके खिलाफ फाइट किया, न्यूट्रोफिल्स ने किया, इन्फ्लेमेशन, फीवर, ये सब रिस्पॉन्सेस हुए जैसे ही एनिमीज एंटर हुए, और इन्हें हम कहते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब भाई इन्होंने फाइट तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन कुछ क्लेवर एनिमीज अभी भी जिंदा बच गए। अब वो हमारे किंगडम के अंदर घूम रहे हैं। अब हमारा किंग तो परेशान हो गया कि भाई इन क्लेवर एनिमीज को तो हमने मारना है, वरना तो ये हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे बॉडी के सेल्स को नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी एक सीक्रेट फोर्स को एक्टिवेट किया, जिसे हम कहते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब ये एडेप्टिव इम्यूनिटी का काम क्या है कि उन सीक्रेट एनिमीज को ढूंढ के किल कर देना हमारी बॉडी से, ताकि हमें कोई भी डिजीज या कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब किस तरह से ये किल करेगी इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। बेटा सबसे पहले क्या होगा कि ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से ही बात चलेगी। सबसे पहले क्या होगा कि सेल्फ और नॉन सेल्फ, हमें पहले ये देखना होगा कि कौन से हमारी बॉडी के अपने सेल्स हैं और कौन से बाहर से आए हुए एनिमीज हैं। वो कैसे पता चलेगा, जो हमारी बॉडी के अपने सेल्स होंगे, जो किंगडम के अपने लोग होंगे, उनके पास मौजूद होगा आईडी कार्ड। उस आईडी कार्ड को हम कहते हैं MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, MHC1 और MHC2। जो हमारी बॉडी के खुद के सेल्स होते हैं उनके पास ये आईडी कार्ड मौजूद होता है। जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो सेल जिनके पास न्यूक्लियस है उनमें होता है MHC1। बाकी हमारे पास जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हम किसे कहते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्यों कहते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कौन से हो गया, जैसे कि हमारा हो गया मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल और बी सेल। इनके पास होता है MHC2, ठीक है। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के पास MHC1, ये अक्सर MCQs बनता है। और MHC2 किसके पास, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक सेल्स और बी सेल्स, और इन्हें हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। अब भाई होगा क्या कि हमारा जो मैक्रोफेज है वो जाएगा और देखेगा कि देखते हैं किसके पास ये आईडी कार्ड है और किसके पास नहीं है। जैसे ये थोड़ा दूर गया तो इसे एक ऐसा सिटीजन दिख गया जिसके पास ये आईडी कार्ड नहीं था। उसने जाके जल्दी से उसे डाइजेस्ट कर लिया, और भाई वो था हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को मैक्रोफेज ने डाइजेस्ट कर लिया। अब इसने क्या किया कि अपने MHC2 पे इस बैक्टीरिया का छोटा सा हिस्सा जो है वो शो कर दिया, ताकि पता चल सके कि मेरे पास जो है वो ये बैक्टीरिया मौजूद है। अब ये जो छोटा सा हिस्सा है इसे हम कहते हैं एंटीजन। एंटीजन हम किसे कहते हैं कि कोई फॉरेन पार्टिकल जो कि ट्रिगर करे इम्यून रिस्पॉन्स को, उसे एंटीजन कहा जाता है। तो जैसे ही MHC2 पे एंटीजन शो होगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा टी हेल्पर सेल। अब ये टी हेल्पर सेल क्या है ये मैं आपको आगे बताती हूँ, फिलहाल बस ये जहन में बात रखें। यहाँ पर आ जाएगा हमारा टी हेल्पर सेल, और टी हेल्पर सेल देखेगा कि भाई ये मैक्रोफेज बोल तो रहा है कि मेरे पास एक एनिमी है, लेकिन क्या वो एनिमी नुकसान पहुंचा सकता है या फिर नहीं, तो उसे रिकॉग्नाइज करेगा हमारा ये टी हेल्पर सेल। जैसे ही इसने रिकॉग्नाइज किया, वो कैसे रिकॉग्नाइज करेगा, उसके पास मौजूद होता है रिसेप्टर, जिसे हम कहते हैं टी सेल रिसेप्टर, या फिर दूसरा होता है इसके पास को रिसेप्टर, जिसे CD4 रिसेप्टर कहा जाता है। हमारे पास जो टी हेल्पर सेल के पास को रिसेप्टर होता है उसे CD4 रिसेप्टर कहते हैं। ये भी अक्सर MCQs बनता है। अब इसके थ्रू भाई इसने रिकॉग्नाइज किया कि ये जो एंटीजन है या फॉरेन पार्टिकल है ये खतरनाक है या फिर नहीं है। तो जैसे ही इसने देखा कि हाँ ये खतरनाक है,
तो इसने रिलीज किया साइटोकाइंस। साइटोकाइन हमारे पास क्या है, ये समझे एक केमिकल्स है और ये वर्क करते हैं एज अ मिलिट्री मैसेज की तरह कि भाई ये सबको जाके मैसेज देते हैं कि जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर खतरा है। और वो जो साइटोकाइन होते हैं वो ज्यादातर कौन से होते हैं, इंटरल्यूकिन्स और इंटरफेरोन। ये हमारे पास साइटोकाइन होते हैं जो कि टी हेल्पर सेल रिलीज करते हैं। जैसे ही टी हेल्पर सेल ने साइटोकाइन को रिलीज किया तो इन्होंने जाके एक्टिवेट कर दिया हमारे बॉडी की दो फोर्सेस को, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारे पास, ह्यूमरल इम्यूनिटी को कौन हैंडल करेगा, बी सेल्स, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को कौन हैंडल करेगा, टी सेल। अब ये बी सेल और टी सेल क्या है बेटा, ये हमारे पास लिम्फोसाइट्स हैं। बी सेल्स जो हैं वो मैच्योर होते हैं बोन मैरो में और टी सेल्स मैच्योर होते हैं थाइमस में, इसी वजह से इसका नाम टी सेल है। देन मैच्योर होने के बाद ये आ जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में। अब ये दोनों ही फोर्सेस एक्ट करेंगी ये जो हमारे पास फॉरेन पार्टिकल आया है उस पे और उन्हें किल कर देंगी। किस तरह से कि पहले हम टी सेल को समझते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को, कि जैसे ही टी हेल्पर सेल ने साइटोकाइन रिलीज किया, ये साइटोकाइन गया टी सेल के पास और टी सेल यहाँ पर आ गया उस इन्फेक्टेड सेल के पास और उसने क्या किया कि रिकॉग्नाइज किया उस सेल को जिसमें बैक्टीरिया मौजूद है। या ज्यादातर जो हमारे पास टी है, अच्छा यहाँ पर जो टी सेल है वो कौन सा टी सेल होगा, दैट इज साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल। टी सेल भी हमारे पास चार तरह के हैं। एक तो हमने यहां देख लिया टी हेल्पर सेल, दूसरा है हमारा साइटोटॉक्सिक टी सेल जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पे वर्क करेगा। सारा ही फोकस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का साइटोटॉक्सिक टी सेल पे है। थर्ड है हमारे पास मेमोरी टी सेल और फोर्थ है हमारे पास सप्रेसर टी सेल। ये चार आपने याद रखने हैं। इनमें से एक का काम तो हमने देख लिया, ये साइटोकाइन रिलीज करता है। अब दूसरा जो है हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये साइटोटॉक्सिक टी सेल आया तो साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास जो रिसेप्टर होता है उसे हम कहते हैं CD8 रिसेप्टर, ठीक है, कोर रिसेप्टर। अब CD8 रिसेप्टर इसके पास है, इसने जैसे ही इसे रिकॉग्नाइज किया तो साइटोटॉक्सिक टी सेल ने रिलीज किया परफोरिन। अब भाई परफोरिन का क्या काम है कि परफोरिन हमारा जो इन्फेक्टेड सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन में होल्स करता है। इसने होल्स कर दिए और उसके बाद इसने सेकंड चीज रिलीज की जिसे हम कहते हैं ग्रेन्जाइम। इस ग्रेन्जाइम ने जाके डाइजेस्ट कर दिया, किल कर दिया हमारे बैक्टीरिया को या फिर इन्फेक्टेड सेल को। तो अब क्या हुआ कि भाई जैसे ही इसने इसको मार दिया तो फिर हमारे पास इस टी सेल से बन जाएगा टी मेमोरी सेल, ताकि अगर फिर से ये बैक्टीरिया, फिर से ये वायरस या फिर बैक्टीरिया में, यहाँ पर फिर वायरस को क्यों कह रही हूँ क्योंकि जो हमारे पास साइटोटॉक्सिक टी सेल होता है ना वो वर्क करता है ज्यादातर वायरसेस पे, उसके अलावा ट्यूमर सेल पे एंड उसके अलावा जो इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं उस पे, ठीक है। तो इसने जैसे इस वायरस को खत्म कर दिया तो इसने अपने अंदर, इसने अपने से मेमोरी सेल बना दिया कि भाई अगर फिर से ये वायरस बॉडी में आए तो हम इसे जल्दी से रिकॉग्नाइज करें और जल्दी से इसके खिलाफ एक्शन परफॉर्म कर सकें। जैसे ही इसने इसको किल कर दिया, मेमोरी सेल बन गया, उसके बाद टी सप्रेसर सेल अब क्या करेगा कि इस इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो इन्फेक्टेड सेल था वो तो किल हो गया, खत्म हो गया, अब हमारी बॉडी के सेल्स को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए ये क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा इस इम्यून रिस्पॉन्स को। इस तरह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी वर्क करती है। अब यहाँ पर ह्यूमरल इम्यूनिटी को भी देख लें कि भाई ये किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पर हमारे पास है बी सेल। जैसे ही टी हेल्पर सेल ने साइटोकाइन रिलीज किया, साइटोकाइन इसके पास गया तो बी सेल ने अपने आप को एक्टिवेट किया और कन्वर्ट हो गया प्लाज्मा सेल में। अब ये प्लाज्मा सेल क्या करेगा, ये हमारे पास बनाएगा एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज समझे कि हमारी बॉडी में
वेपन्स की तरह है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही ये एंटीबॉडीज बनी, एंटीबॉडीज किसके खिलाफ बनती है, हमेशा एंटीजन के खिलाफ। ये हमारे पास एंटीजन, अब ये क्या बन गया इसके खिलाफ, एंटीबॉडीज। ये लाइन सुनी होगी ना, अब देख भी लो। अब जैसे ही ये एंटीबॉडीज बनी, तो इन एंटीबॉडीज का क्या काम होगा कि ये हमारे पास ये जो बाहर से आया हुआ पार्टिकल है, इन्हें होल्ड करेंगी और शो करेगी कि भाई मेरे पास जो है वो ये एंटीजन है, अब आओ और इसे किल करो। उसके अलावा इसका क्या काम है कि ये जो है वो न्यूट्रलाइज करता है टॉक्सिसिटी को, उसके अलावा ये इन्फेक्शन को रोकता है, ठीक है। तो एंटीबॉडीज भी हमारे पास इस फॉरेन पार्टिकल के खिलाफ इस तरह से वर्क करेंगी। तो सिंपल ये था हमारा बी सेल का काम या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी का काम। अब जैसे ये भी इम्यून रिस्पॉन्स हुआ तो फिर ये भी क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेंगे, बी सेल से हमारे मेमोरी बी सेल्स बनेंगे कि फिर से अगर ये बैक्टीरिया आ गया, ये ज्यादातर बैक्टीरिया के खिलाफ वर्क करता है और ये वायरसेस के खिलाफ। तो जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह आया तो फिर हम इसे जल्दी से इसके खिलाफ रिस्पॉन्स कर सकें, तो इसके भी क्या बनते हैं, मेमोरी सेल्स बनते हैं। तो इस तरह से हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस एडेप्टिव इम्यूनिटी फंक्शन परफॉर्म करती है। अब यहाँ पे एमसीक्यूज देख लो जल्दी से कैसे बनेंगे। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल के पास MHC1 होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के पास। अच्छा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्यों कह रहे हैं, देखो ये मैक्रोफेज क्या कर रहे हैं, एंटीजन को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे एंटीजन प्रेजेंटिंग कह रहे थे। इसे क्या कहते हैं, और एंटीजन प्रेजेंटिंग के पास कौन सा होगा, MHC2 होगा। जो हमारे पास हेल्पर टी सेल है उसके पास रिसेप्टर है, को रिसेप्टर CD4। जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है उसके पास रिसेप्टर है CD8, ठीक है। उसके अलावा जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्लाज्मा सेल्स से बनती हैं। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो, बी सेल नहीं, बी सेल के बाद जो प्लाज्मा सेल बन रहा है उससे बनती हैं। उसके अलावा सप्रेसर सेल का क्या काम है, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देना। मेमोरी सेल का क्या काम है कि फिर से अगर ये बैक्टीरिया या वायरस आ गया तो उसके खिलाफ जल्दी से एक्शन कर सके, ऑलरेडी मेमोरी ऑलरेडी रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या रिलीज करता है, परफोरिन और ग्रेन्जाइम। तो ये ऊपर से एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं। आई होप अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।